प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 50 सवाल में से आपके एग्जाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी सवाल दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है सवाल? टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे बच्चों? 6,000, 5,000, 7,000 या 1,00,000? ठीक है, तो टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का क्या किया था? निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तीसरा नंबर इसका सही हो गया। आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। क्या है? मेनर क्या था? ठीक है, तो मेनर क्या था बच्चों? भवन, गांव, स्टेट, इनमें से कोई नहीं। तो मेनर एक स्टेट था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, तो कब दिया था बच्चों? 2 मार्च 1916, 6 मार्च 1917, 2 मार्च 1917, 6 मार्च 1916। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 मार्च 1917। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कूलक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत, रानी की अच्छी हालत। तो कूलक का मतलब है बच्चों किसान की अच्छी हालत, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। कूलक से आप क्या समझते हो बाबू? तो किसान की अच्छी हालत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो यूथ लीग का जो स्थापना हुआ था बच्चों, ये 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो वीडियो को अभी फटाक से इस वीडियो को क्या करना है? लाइक कर देना है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। देखिए, इसका जो 6 नंबर सवाल है, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? ठीक है, तो इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था बच्चों? ठीक है, गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों का खेल, गैस चैम्बरों में छुपना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस चैम्बरों में मृत्यु। ठीक है, इवैक्यूएशन का जो मतलब है बच्चों, नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो गैस चैम्बरों में मृत्यु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को याद रखिएगा बच्चों, मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्क कहा जाता है। ये 2002 ही तक कहा जा रहा था, लेकिन इसको अभी चेंज करके यूरो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यूरो बोला जाता है। ठीक, इसी तरीके से फ्रांस में मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जर्मन में मार्क कहा जाता है और फ्रांस में लिब्रे कहा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में मुद्रा को क्या कहा जाता है। अगर इसका जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हो तो फिर बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो भारत में मुद्रा को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? ठीक है, तो भारतीय वन्य कानून जो पारित हो बच्चों, ये 1865 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। स्लीपर कहाँ लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिस पर यात्री यात्रा करते हैं, तो ये लगता है रेल की पटरी पर। स्लीपर कहाँ लगते हैं बच्चों? तो रेल की पटरी पर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल। भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। तो भारत के जो चलवासी चरवाहा है, ठीक है, जितने लोग चराते हैं, ठीक है, जानवर वगैरह को, तो वो किसके साथ घूमते हैं? तो वो घूमते हैं भेड़ तथा बकरियां के साथ। किसके साथ? भेड़ तथा बकरियां के साथ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की धार क्या होते हैं? ठीक है, तो धार क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, तो धार का मतलब होता है ऊंचे पर्वतों में चारागाह। ठीक है, ऊंचे पर्वत में जो चारागाह होता है, जहां पे चरने के लिए कोई स्थान होता है, उसी को क्या कहा जाता है? धार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? ठीक है, तो सबसे पहला जो कृषि क्रांति हुआ था बच्चों, ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या है? 13 नंबर। 1930 के दशक में यूएसए, ठीक है, यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? ठीक है, हवाएं, मिट्टी भरी आंधी, तूफान, कोई नहीं। ठीक है, तो मिट्टी भरी आंधी क्या चलना स्टार्ट हो गया था? मिट्टी भरी आंधी स्टार्ट हो गया था चलना यूएसए में। कब? 1930 के दशक में। ठीक है,
चलिए याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया, कब खेला गया था बच्चों? सर्वप्रथम सबसे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो ये जो खेला गया था आपका 1971 में। कब खेला गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1971 में। ठीक है, अगर आप डेट का बात करें तो 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 1971। और ये किनके बीच खेला गया था बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको याद हो गया होगा कि सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच 5 जनवरी 1971 में खेला गया था और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है किन किन देशों के बीच खेला गया, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल, 100 क्लॉथ्स कहाँ का वस्त्र पहनते थे? ठीक है, तो 100 क्लॉथ्स कहाँ तक मतलब किस जगह तक वस्त्र पहनते थे, कपड़ा पहनते थे बच्चों? तो ये पहनते थे घुटने तक। कहाँ तक पहनते थे? तो 100 क्लॉथ्स के जो थे, ठीक है, वो लोग वस्त्र को, कपड़े को घुटने तक पहनते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। मनोक जी कोवा सजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? ठीक है, तो मनोक जी जो थे, ठीक है, ये किस शहर के अदालत में लगान के अधिकारी थे बच्चों? ठीक है, तो ये था आप लोगों का सूरत के। कहाँ के थे? सूरत के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूभाग का जितना है ना, मतलब कि भूमि का जितना भाग है उसमें कितना क्षेत्रफल है भारत का? ठीक है, तो ये 30 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये लगभग है। ठीक है, ये क्या है? लगभग है, लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। भारत देश की किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? ठीक है, तो भारत जो है बच्चों ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको पता है पृथ्वी 2 गोलार्ध में बांटा गया है, एक आपका ऊपर में जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, और भारत जो है ना ये उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, 3 लोगों से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 3 सागर से मिल रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है बच्चों जहाँ पे 3 सागर का मिलन होता है? ठीक है, मतलब तीनों सागर है। ठीक है, तो वो जो स्थान है बच्चों वो आपका क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप देखे होंगे बच्चों भारत का मैप में सबसे नीचे में है, और वो जो है ना वो 3 सागर का मिलन स्थल पर है। मतलब कि वहाँ पे कौन कौन सा सागर है? हिंद महासागर भी है, ठीक है, हिंद महासागर भी, और बंगाल की खाड़ी भी है, ठीक है, और अरब सागर भी है। मतलब तीनों यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, क्या है यहाँ पे? तीनों का मिलन स्थल है। ठीक है, तो ये आपका कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पे भारत का सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है बच्चों ये भारत की प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये तिब्बत में अगर चले जाएंगे तो वहां पे इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग का टेस्ट में भी पूछा गया था और एग्जाम में भी, और हर एग्जाम में पूछने का ये प्रबल संभावना है। ठीक है, तो किस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बच्चों? तो सबसे ज्यादा वो वर्षा होती है वो आपका होता है मासिनराम में। क्या होता है? मासिनराम में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, मासिनराम होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है बच्चों? तो याद रखिएगा मेघालय। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन मासिनराम ना दिया रहे, मेघालय दिया रहे, तो आपका आंसर मेघालय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मासिनराम में, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे देखते हैं हम लोग। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो जो कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो स्थानीय भाषा में उसको हम लोग कहते हैं महावट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? महावट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। लू शब्द का क्या अर्थ है? कितना आसान सवाल पूछ दिया बच्चों। ठीक है, कितना लॉलीपॉप है ये जो सवाल है ना, क्या है? लॉलीपॉप है। ठीक है, और इस लॉलीपॉप का सवाल का आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, कि लू शब्द का क्या अर्थ है? ठंडी हवा, गर्म हवा, या बर्फीला हवा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से फटाफट करके बताएंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे
बच्चों साथियों, ठीक है, क्या है सवाल, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये आपका है किस प्रकार की वनस्पति से है बच्चों? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय से, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन से रबड़ का क्या है संबंध है इस वनस्पति से, उष्णकटिबंधीय वनस्पति से। आगे देखिए तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तिब्बती का जो जंगली गधा है बच्चों उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है क्यांग। क्या नाम है? क्यांग। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है बच्चों? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कौन सा राज्य में है? तो वो आपका केरल में है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे शिक्षित लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या है वहाँ पे? शिक्षित लोग हैं, ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा वहाँ पे साक्षरता दर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं? तो जो स्थल में भी रहता है मतलब कि जमीन पे भी रहता है और जो जल में रहता है मतलब जो दोनों जगह में रहता है, जो दोनों जगह में निवास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जलचर, स्थलचर, उभयचर या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों में निवास करता है, जो दोनों में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेंढक, मेंढक जो है बच्चों आपका स्थलचर भी है और क्या है जलचर भी है, मतलब कि ये क्या है एक तरीके से उभयचर है ना? क्यों? क्योंकि ये स्थल में भी रहता है, ठीक है, पृथ्वी के स्थल भाग में भी रहता है और पृथ्वी के जल भाग में भी रहता है, मतलब कि ये दोनों जगह पे रहता है ना? तो ये क्या है? उभयचर। और जो जल में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलचर, ठीक है, जैसे मछली। स्थलचर जो जिसमें जानवर, जीव जंतु जितने भी हो जाएंगे, है ना? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आंतरिक प्रवास का क्या मतलब है बच्चों? ठीक है, तो इसका मतलब है आपका देश के अंदर। आंतरिक प्रवास मतलब कि देश का अंदर, ठीक है। बाह्य प्रवास का मतलब देश के बाहर। आगे देखते हैं हम लोग, एक मध्य यूरोपीय देश है। तो एक मध्य यूरोपीय देश क्या है बच्चों? पोलैंड, अफ्रीका, जापान, ब्राज़ील। तो एक मध्य यूरोपीय देश जो है ये आपका पोलैंड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया है? ठीक है, तो घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया बच्चों? तो ये एक रूडा बन गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। किस देश से आंग सान सूची का संबंध है? तो ये आपका म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से आंग सान सूची का क्या है संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चों ये अब्राहम लिंकन जी कहे थे, ठीक है, कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में अगर आ जाता है कि लोकतंत्र क्या है तो वहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अब्राहम लिंकन का कहना है ना, अब्राहम लिंकन के अनुसार कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा क्या है? शासन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमको लग रहा है कि आपका इसका डेफिनेशन भी याद हो गया है ना, परिभाषा भी याद हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो ये खत्म हुआ था 26 अप्रैल 1994 को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो किसी को भी अगर बंदी बना लिया गया बच्चों, ठीक है, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है, ठीक है। आप उसे हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसको क्या कहते हैं? भोजपत्र, हस्तपत्र, मतपत्र या फिर लेखापत्र। तो कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें सभी प्रत्याशियों का नाम होता है, ठीक है, और प्रत्याशियों के नाम के चुनाव चिन्ह भी आगे में उसका लगा होता है, जैसे हाथ छाप, कमल छाप, हाथी छाप, जो भी है ना, कलम छाप, जितने भी छाप हैं इधर लगे होते हैं और इधर उम्मीदवार का क्या होता है? नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो पत्र होता है बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मत पत्र कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं? जनता जो है अपने पसंद को जाहिर करते हैं कि हमको ये पसंद है, हमको ये पसंद है, तो जिस पर आए उस पर क्या लगते हैं? अपना मोहर लगाकर घर आ जाते हैं और उसको जिता देते हैं, है ना। तो मत पत्र उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मत पत्र। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? तो कुछ राज्यों में ऐसे देखोगे कि निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र में होती है। क्यों होती है भाई? तो क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, हल्ला ज़्यादा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, मतदाता अधिक होने के कारण। तो मतदाता मतलब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण,
मतलब आबादी ज़्यादा होने के कारण ही क्या होता है, कुछ राज्यों पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज़्यादा होती है, उसको अलग अलग भागों में क्या कर देते दिया जाता है, विभक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़्यादा जनसंख्या है। अगर वहाँ पे एक ही क्षेत्र का रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो चुनाव चिन्ह जो मिलता है बच्चों, ठीक है, किसी को हाथी छाप, कलम छाप, कॉपी छाप, कोट छाप, जितना भी मिलता है ये कौन प्रदान करता है भाई, तो ये जो प्रदान करता है चुनाव आयोग। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, व्यास की व्यवस्था कौन करता है, तो व्यास का जो व्यवस्था करता है बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, अच्छा न्यायपालिका हो जाएगा, सॉरी, इसमें न्यायपालिका हो जाएगा। ठीक है, व्यास की व्यवस्था कौन करता है, तो न्यायपालिका। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो एक राष्ट्रपति कितने वर्ष तक काम कर सकता है बच्चों, कितने कार्यकाल होता है उसका, तो 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे भारत का, हमारा प्यारा सोने की चिड़िया भारत, ठीक है, इसका राष्ट्रपति कौन है, ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, वर्तमान में, और इसके कितने वर्ष तक काम करेगी, तो वो करेगा, ठीक है, तो 5 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, वह व्यक्ति जो बिना किसी वेतन, कोई वेतन, अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बच्चों कोई भी इंसान अगर बिना वेतन का काम कर रहा है, किसी भी चीज, किसी को भी सेवा कर रहा है और बिना वेतन का, ठीक है, और उसके अधिकार का जो चीज है उसमें जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दास कहते हैं। क्या कहते हैं, दास कहते हैं। ठीक है, कि वो अपने स्वामी को क्या करता है, हमेशा हेल्प करते रहता है, ठीक है, उसको मदद करते रहता है, उसका सेवा करते रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ भी सैलरी नहीं लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दास, जो कि पहले जमाने में हुआ करता था। ठीक है, दास लोग रहते थे, क्या करते थे, दास लोग, बस खाने का मिल गया बहुत काफ़ी है ना। इनमें से एक राजनैतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या है बच्चों, भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़ा का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अरे भाई वोट देने का अधिकार जो है ये आपका राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि को क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। मतलब कि एक ही जमीन पर अलग अलग तरीके से आप पौधे को उगाते हो बच्चों, तो उसको हम लोग बहुफसल प्रणाली कहते हैं, बहुफसल सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है, तो उत्पादन का मुख्य कारण कौन नहीं है बच्चों, तो इसमें बाजार जो है आपका उत्पादन का मुख्य कारण नहीं है। चलिए कुछ और सवाल बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो ये आपका कितना था बच्चों, ठीक है, तो ये था आपका 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एक देश की श्रम शक्ति क्या है, तो ये आपका 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक एक देश की क्या है, श्रम शक्ति है। एक और सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था बच्चों, तो ये 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में। और इसका क्या उद्देश्य था बच्चों, इसका जो उद्देश्य था इस योजना का, कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी बेरोजगार व्यक्ति हैं उसको कम से कम 100 दिनों तक का रोजगार दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या, मतलब सबसे ज्यादा गरीब कौन सा राज्य में है। ठीक है, मतलब कौन सा देश में है, तो सबसे ज्यादा जो गरीब है ना वो हमारा किस में है, नाइजीरिया में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था, ठीक है, तो ये जो आरंभ किया गया था बच्चों 1997 को किया गया था। बस एक लास्ट सवाल बचा हुआ है जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो राशन कार्ड बच्चों आप याद रखिएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारे बच्चों आप लोगों का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और घंटी का बटन को भी क्या कर लेना है, बेल आइकन बटन को भी दबा लेना है। ठीक है, और ऑल पे कर लेना है ताकि हमारी पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, और ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सोशल साइंस का सेट 4। ठीक है, मतलब चौथा वीडियो था, इससे पहले और 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लेंगे और अपना सोशल साइंस का तैयारी बेहतर तरीके से कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि आपका जो है ना एसएसटी का प्लेलिस्ट बना दिया है, मतलब प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट पे आप जाओगे बच्चों। ठीक है, जिनको नहीं आता है देखने, ठीक है, तो मैं उसको अभी दिखा देता हूँ कैसे आना है। और उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप अपना
जो भी है सोशल साइंस, साइंस का भी बना हुआ है, ठीक है, मैथ का भी बना हुआ है और ओरिजिनल क्वेश्चन का भी बना हुआ है। तो सबका बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके अपना बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले एक हम बता देते हैं कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है। मात्र 1 मिनट में हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को किसी को तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यूट्यूब पर, ठीक है। आप तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को ही देख रहे होगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मिशन 2, ठीक है, क्या है, मिशन 2, ठीक है। उसको आप जब ऑन करोगे तो हमारा चैनल आपको इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। दिखने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्लैक वाले पे क्लिक करके और हमारा चैनल पे आपको आ जाना है। आने के बाद आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे होम है, वीडियो है, शॉर्ट है, लाइव है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारा है, ठीक है, 10th का बहुत सारा है, आपको 9th वाला देखना है। तो 9th का अगर मैथ की तैयारी करना है तो आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपका 2 वीडियो अपलोड है, और भी वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है। चैनल पे बने रहेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वो आपको अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको और भी देख सकते हैं, जैसे साइंस का, ठीक है, साइंस का हम देखते हैं कहाँ पर, 9 क्लास का। तो 9 सोशल साइंस, अभी सोशल साइंस का प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर देखिए आपको साइंस का आपको यहाँ पे देखिए, साइंस झारखंड बोर्ड 2024 साइंस का, ठीक है, तैयारी 2024 की। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको 4 वीडियो मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको प्लेलिस्ट बनाया जाता है और उस प्लेलिस्ट से आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब एक एक करके आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।